नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज मेरा जन्मदिन है, 24 जनवरी है और बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा यूट्यूब पर भी बधाई दी हुई है। आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ हमें वो ताकत देता है कि बिना किसी से डरे हम लगातार बोलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इस मौके पर यह उम्मीद भी कि आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। अब आते हैं खबरों पर। कल एक बड़ी खबर आई है जिस पर आज गोदी मीडिया खामोश रहेगा और वो खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए थे यूरोपियन देश। यूरोप के देश खासतौर पर उसमें थे, काफी एक्टिव थे और यह प्रस्ताव यह था कि ईरान के अंदर जो फिलहाल जुलूस वगैरह निकले थे, जो बम फेंके गए थे, बंदूकें चलाई गई थी, तलवारें चलाई गई थी, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम आपको बता चुके हैं, उसको रोकने के लिए ईरान सरकार ने जो कुछ किया वो ह्यूमन राइट वायलेशन था। ये प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव पर जब वोट पड़ा तो आप ये देखते हैं कि भारत इस वोट के खिलाफ था, यानी कि ईरान के साथ था। यानी एक लाइन में अगर खबर बतानी हो तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव लेकर आए थे, भारत ने ईरान का साथ दिया और यूरोपीय मुल्कों के साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान भी था, इंडोनेशिया भी था और भी कई मुल्कों ने, चाइना ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। हालांकि ये प्रस्ताव पास हो गया, यूरोपियन नेशंस ज्यादा थे ह्यूमन राइट कमीशन में, लेकिन भारत ने अपना पक्ष लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ठीक है, इजराइल के साथ पेंगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ट्रेडिशनली हम ईरान के दोस्त रहे हैं और ईरान के ऊपर इस तरह का जो हमला यूनाइटेड नेशन के अंदर हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसके पहले भी जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन है, उसकी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव, बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है ईरान के खिलाफ और उस पर भी ईरान ने जबरदस्त मुखालफत अपनी दर्ज कराई है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लंबा ट्वीट किया, अर्गाची का बयान आया और भी बहुत कुछ हुआ है। मेरे कुछ सवाल हैं इस यूरोपीय जो देश हैं उनसे, मेरे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, ग्रीनलैंड पर आप सारे लोग पागल हो गए थे, ट्रंप के खिलाफ हो गए थे, दुनिया भर के बयान दे रहे थे और आप ये कह रहे थे कि ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क की जमीन कोई दूसरा मुल्क नहीं छीन सकता है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि फलस्तीन की जमीन इजराइल कैसे छीन रहा है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि लेबनान की बाउंड्री के अंदर, सीमा के अंदर, साउथ लेबनान में इजराइल लगातार बम कैसे गिरा रहा है, कैसे वो लेबनान की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सीरिया की जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है इजराइल, क्या सीरिया खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि इराक के अंदर किस हक से बम गिराने गया था अमेरिका और इंग्लैंड, किस हक से गया था, किस हक से इराक के अंदर लाखों लोगों को मारा गया, किस हक से लीबिया के अंदर घुसकर गद्दाफी को मारा गया, किस हक से आप किसी भी मुल्क में घुस जाते हो और जमीन कब्जा करते हो, लेकिन तुम्हारी जमीन जब ट्रंप ने छीनने की कोशिश की तो तुम्हारे सीने में दर्द हो गया। तुमको ह्यूमन राइट दिखाई देता है ईरान के अंदर। एक सवाल का जवाब फिर मांगूंगा मैं, दुनिया में एक मुल्क बताओ जहां सरकार गिराने के लिए जुलूस निकले, जो जुलूस बम फेंके, जो जुलूस बंदूकें चलाए, जो जुलूस पुलिस वालों को गोली मारे, जो 3 साल की बच्ची को मार दे, जो नर्स को जलाकर मार दे, जो मस्जिदों के अंदर आग लगा दे, जो अस्पतालों के अंदर आग लगाने की कोशिश करे। ऐसा जुलूस अगर निकलेगा तो दुनिया का एक मुल्क मुझे बताओ जो उसको फूल पेश करेगा, जो उसके सामने गुलाब लेकर खड़ा हो जाएगा कि लीजिए, आइए, हमारी सरकार बदल दीजिए, आप बड़े अच्छे लोग हैं। अमेरिका में आईसीई के नाम पर एक महिला को कार के अंदर गोली मार दी जाती है। फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो लोग फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालते हैं उनको लाठियों से मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। तब ह्यूमन राइट नहीं याद आया था। इजराइल सैकड़ों नहीं, हजारों फलस्तीनियों को जान से मार देता है, जिसमें छोटे बच्चे शामिल हैं। एक छोटी बच्ची हिंद रजब के ऊपर सैकड़ों गोलियां चलाई गई थी। तब तुम्हें ह्यूमन राइट नजर नहीं आता है। जब इजराइल फलस्तीन के मस्जिदों को गिरा देता है तब तुम्हें ह्यूमन राइट नजर नहीं आता है। जब इजराइल फलस्तीन के अस्पतालों में घुसकर गोलियां चलाता है, बम चलाता है, यूनिवर्सिटीज को नेस्तनाबूद कर देता है, वहां की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर देता है, तब तुम्हें ह्यूमन राइट नजर नहीं आता है। इजराइल से खबर आती है कि इजराइल के जेलों के अंदर जो फलस्तीनी लोग हैं, गिरफ्तार करके रखे गए हैं, उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर होता है। रेप तक की खबर आई, क्या क्या खबर नहीं आई।
तब ये सारे के सारे यूरोपीय देश तो यूएन में भाग कर नहीं गए ये कहने के लिए कि वहां ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। लेकिन ईरान के अंदर सीआईए और मोसाद सरकार बदलने के लिए तमाशा खड़ा करें, उनके एजेंट वहां जाकर बंदूकें चलाएं, गोलियां चलाएं, बम बरसाएं, लोगों को मार दें, सड़कों पर बिना मतलब का बावेला खड़ा करें और ईरान की गवर्नमेंट उनको रोकने की कोशिश करे, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, ये मानव अधिकार वायलेशन हो गया। ईरान की सरकार क्या खुद मुख्तार सरकार नहीं है? क्या उसको इस बात का हक नहीं है कि अगर उसकी सड़कों पर उसको गिराने की साजिश की जाए तो उस साजिश के खिलाफ वो फोर्स का इस्तेमाल करे? क्या यह हकीकत नहीं है कि पहले 2 दिन जब महंगाई के खिलाफ शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था तो खामनेई से लेकर अरगाची और पेजेश्कियान सबने यह बात कही कि जनता को पूरा हक है ऐसा जुलूस निकालने का, क्योंकि महंगाई वाकई बढ़ी हुई है, हम इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए हैं और हम कोशिश करेंगे मैनेज करने की। क्या यह सच नहीं है कि उसी समय सब्सिडी दी गई ताकि लोगों की हालत में थोड़ा सा सुधार आ सके? लेकिन उसके बाद जब रातों को जुलूस निकला और आग लगाना शुरू हुआ, जब तलवार लेकर हाथ में दराती लेकर जुलूस निकला, अब तो सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं, दुनिया भर के वीडियोज आ चुके हैं, मुझे आप ये बता दीजिए कि दुनिया के किस मुल्क में इस तरह का आंदोलन होगा तो सरकार डंडे के जोर पर उसको रुकवाएगी नहीं? पाकिस्तान में इमरान खान को अंदर रखा गया था, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, एक प्रांत का चीफ मिनिस्टर जाकर धरने पर बैठ गया, उसके साथ पुलिस ने बदसलूकी की, तब तो इन यूरोपीय नेशंस को एक बार भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं याद आया। सारा का सारा खेल यह है कि सारे यूरोपीय नेशन, अमेरिका, इजराइल के जितने गुलाम हैं, ये सब मिलकर ईरान में तख्ता पलट करना चाहते थे। इनको लगा यह था कि अंदर से बवाल शुरू होगा, अंदर से बवाल इतना बढ़ जाएगा कि ईरान उसको संभाल नहीं पाएगा और बाहर से इजराइल और अमेरिका बम गिराएंगे तो सरकार वहां बदल जाएगी। एक बात याद रखिए, ऊपर से बम भले गिरा दे, ईरान में जाकर जंग करने की, जमीनी जंग करने की इनकी औकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। अगर यह होती तो जमीन के सहारे घुसकर इन्होंने अभी तक तख्ता पलट दिया होता, निजाम बदल दिया होता। वो हिम्मत तो है नहीं, सिर्फ इतना कर सकते थे कि ऊपर से बम गिराते और नीचे से बवाल होता ताकि तख्ता पलट हो जाता। ये पूरा का पूरा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इंटरनेट बंद किया ईरान ने तो इन्होंने क्या किया, स्टारलिंक के सहारे वहां पर इंटरनेट देने की कोशिश की। ईरान ने इतनी होशियारी से स्टारलिंक का इस्तेमाल किया कि पहले तो यह देखा कि कौन कौन लोग स्टारलिंक का उपयोग कर रहे हैं, कौन से मोसाद के एजेंट और सीआईए के एजेंट स्टारलिंक का यूज करके अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको नैप किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको लोकेट किया और उसके बाद स्टारलिंक को बच्चों का खिलौना बना दिया, पूरी तरह से बेकार कर दिया और इंटरनेट कनेक्शन जो स्टारलिंक देना चाहता था वो नहीं दे पाया। तो दुनिया भर में बड़ी बड़ी बातें करने वाले एलन मस्क की टेक्नोलॉजी ईरान के अंदर फेल हो गई। दुनिया भर में बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप की रणनीति ईरान में फेल हो गई और बेंजामिन नेतन्याहू तो 12 रोजा जंग के समय ही अच्छी तरह से पिटा हुआ है, जब ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के अंदर बरस रही थी और लगातार वहां तबाहियां हो रही थी, जनता वहां की सड़क पर आ रही थी। लब्बो-लुबाब ये कि ईरान में तख्ता पलट की कोशिश बेकार हो गई। अब लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान के ऊपर हमला होगा और इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन का उपयोग किया जा रहा है ईरान को बदनाम करने के लिए और ईरान के अंदर परेशानी पैदा करने के लिए। इनके पास एक बंदा है, ईरान का शाह, सो कॉल्ड शाह रजा पहलवी, और कोशिश ये की जा रही है दुनिया को बताने की कि वही ईरान का असली बादशाह है। क्यों भाई? क्या पिछले 400, 500, 1000 सालों से रजा पहलवी का खानदान ईरान पे शासन कर रहा था? 2 पीढ़ी का तो शासन है और वो 2 पीढ़ी भी अंग्रेजों ने अपने एक पिट्ठू को बिठाया था जो वहां बादशाह बन के बैठ गया और फिर जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई उसके साथ क्या हुआ वो इतिहास जानता है। एक चुना हुआ सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो डेमोक्रेसी से चुन के आया था उसको मरवा दिया गया और उसके बाद ईरान को अमेरिका और इंग्लैंड की लूट का चारागाह बना दिया गया। 85% तेल और गैस अमेरिका और इंग्लैंड का था और केवल 15% ईरान का था। शाह के मजे थे लेकिन आम जनता तो परेशान थी। तो उस शाह को ईरानियों ने 1979 में अपने देश से लात मारकर भगा दिया और उसके बाद से उसका बेटा और उसका खानदान अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है, इजराइल के टुकड़ों पर पल रहा है। क्या उसके आने से डेमोक्रेसी आ जाएगी? क्या वो कह रहा है कि हम आके इलेक्शन कराएंगे? अमेरिका और इजराइल के एक पुतले को
ले आकर ईरान में गद्दी पर बिठा देने से कौन सी डेमोक्रेसी हो जाएगी, यह आप खुद सोच सकते हैं। होगा बस ये कि ईरान का तेल जो है वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के हवाले हो जाएगा। उनका इंटरेस्ट सिर्फ तेल में है, ईरानी लोगों में नहीं है। जंग का खतरा है और बड़ा है, मैं आपको लगातार बता रहा हूं। अभी कल टर्की के तुर्की के एक मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि आने वाले दिनों में कभी भी हमला हो सकता। मामला बस इतना है कि सऊदी अरबिया के लीडरशिप वाला जो सुन्नी ब्लॉक बन रहा है वो नहीं चाहता ईरान पर हमला हो। ईरान पर हमला उसके लिए बेहद नुकसानदायक होगा। कल नेशनल गार्ड्स की मीटिंग थी ईरान में, और उसमें जब सवाल पूछा गया कि क्या आप अमेरिका के हमले के लिए तैयार हैं, तो उनके प्रवक्ता ने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। अमेरिका हमला करेगा तो हम पलट के जवाब देंगे। और यही नहीं, ये श्योर तो नहीं है, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे बाकायदा एक तस्वीर चल रही है जिसमें इजराइल के ठिकाने बताए गए हैं कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो इन ठिकानों पर बम गिराएगा, मिसाइल गिराएगा ईरान। आप देख सकते हैं इसको। इनमें कई वो इलाके हैं जहां 12 रोजा जंग के दौरान ईरान ने जबरदस्त हमला किया था, और कई नए इलाके भी हैं। सब जानते हैं कि कितने भी डोम लगा लो, आयरन डोम लगा लो, गोल्डन डोम लगा लो, लेकिन ईरान की मिसाइलों के पास वो तकनीक है कि इन डोम्स के बावजूद इजराइल के इलाकों को निशाना बना सके। तो फिलहाल लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान पर हमला किया जाएगा, और इसको लॉजिकल, इसको सही बताने के लिए यूनाइटेड नेशन का यूज किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में ईरान को बदनाम किया जाए। और ऐसी ही एक कोशिश थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट कमीशन में लेकर आया गया था, और भारत ने उसके खिलाफ वोट दिया। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि भारत आखिर उनके खिलाफ क्यों गया। भारत यूरोपीय नेशंस के खिलाफ जाकर ईरान के पक्ष में क्यों खड़ा हुआ। खासतौर पे जो भक्त हैं उनको तो बहुत तेज चोट लगेगी, जो यहां बैठ के दिन रात इजराइल का गाना गाते रहते हैं, जैसे कि इजराइल ही उनका माँ बाप हो, जैसे कि वो हिंदुस्तानी कम हो, इजरायली ज्यादा हो। पता नहीं इजराइल से उनको क्या मोहब्बत है। वही इजराइल जहां खतना भी होता है, जहां बीफ भी खाया जाता है, जहां कोई मंदिर ये चाह के भी नहीं बनवा सकते। ईरान में तो मंदिर है, दुबई में भी मंदिर है, ओमान में भी मंदिर है, लेकिन इजराइल में ना कोई मंदिर है ना कोई हो सकता है। ऐसा इजराइल जो हिंदुस्तानियों को दोयम दर्जे का इंसान समझता है, उस इजराइल के लिए भक्तों के सीने में इतनी मोहब्बत क्यों है, यह समझना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। आसान तब हो जाता है जब आप जानते हैं कि इनको सिर्फ लगता है कि बस जो मुसलमानों के खिलाफ है उनके हम साथ रहें। खैर, तो भक्तों को चोट तो लगनी ही है। और भी हमने देखा है कि 12 रोजा जंग के दौरान भी हिंदुस्तान ने ईरान के फेवर में सीधे कोई बयान नहीं दिया था। ईरान ये उम्मीद कर रहा था कि उसके ऊपर जो हमला हुआ है हिंदुस्तान उसकी मुखालफत करेगा, लेकिन हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा नहीं हुआ। ठीक बात है, खड़ा तो नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन जो बयान जारी किया उसमें किसी के साथ खड़े होने की बात नहीं थी। दोनों से अपील की गई थी कि जंग को खत्म करो। तो काफी दिनों से ईरान के साथ हिंदुस्तान उस तरह से खड़ा नहीं हो रहा है जैसे पहले होता रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर जब यह प्रस्ताव आया तो भारत ने ईरान का पक्ष चुना। कारण बहुत साफ है। कारण यह है कि एक तो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी जो विदेश नीति रही है वो इजराइल के खिलाफ रही है और ईरान और बाकी अरबों के साथ रही है। और दूसरी बात ये कि इतना सब करके भी अमेरिका से जब रोज जूते ही मिल रहे हैं तो लगा होगा कि क्या फायदा, चलो ईरान का ही सपोर्ट कर दें। वैसे ट्रंप को भी बहुत कुछ मिल नहीं रहा है। जो बोर्ड ऑफ पीस बनाए थे उनको लगा था, कहा गया था कि 59 जो मुल्क हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन जब बात आई तो 40 गायब थे। सिर्फ 19 देश ऐसे थे जो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए, और दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देश, यहां तक कि यूरोप के देश भी इसमें शामिल नहीं हुए। अब उसको कैसे घर की खेती बना लिया है ट्रंप ने, अगर यह समझना हो तो सिर्फ इतना जानना काफी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री को पहले इनविटेशन दिया गया था कि आइए और बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कीजिए। उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दावोस में एक ऐसा भाषण दिया कि ट्रंप को बहुत बुरा लगा। तो ट्रंप ने अब उनको लेटर लिखा है कि अब आप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं है। हम अपना जो इनविटेशन था, जो दावतनामा था, उसको वापस लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस दरअसल ट्रंप का जेबी संगठन है। और यहां यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तो उसमें शामिल हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल नहीं हुआ है।
तो आने वाला वक्त बहुत मजेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की सरकार अपनी पॉलिसीज के चलते इजराइल के बहुत करीबी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अपने प्रेशर होते हैं। देखना यह होगा कि अगर जंग होती है तो भारत का उस समय स्टैंड क्या होगा, बाकी अरब मुल्कों का स्टैंड क्या होगा। और इतना तो आप जान लीजिए कि ईरान कोई हलवा नहीं है कि 4 दिन बम गिराकर ईरान को झुका लेंगे। बड़ी लंबी कंट्री है और इस्लामिक रिवॉल्यूशन का बड़ा गहरा असर है। तो अगर ये लड़ाई होती है तो आप ये समझ के रखिए कि इजराइल और अमेरिका के लिए ऐसा वाटरलू बन सकता है जिसके लिए उनकी आने वाली पीढ़ियां भी पछताएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।